हेलो एवरीवन। आज हम इतिहास कक्षा 6 का प्रथम चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज से ही हम यह इतिहास की श्रृंखला चालू कर रहे हैं जो कि 12वीं कक्षा तक चलेगी। और यह सीरीज यूपीएससी स्टूडेंट के लिए रामबाण है, साथ ही अदर स्टेट के इतिहास और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही क्लास 6 के बच्चों के लिए भी यह महत्वपूर्ण क्लास है। तो दोस्तों, ये सीरीज को रेगुलर देखिएगा और हम इसको पूरा कंप्लीट करके ही रुकेंगे। तो चलो प्रारंभ करते हैं। अध्याय 1 इतिहास, क्लास 6 एनसीईआरटी। अध्याय 1 प्रारंभिक कथन। क्या, कब, कहाँ और कैसे। रसीदा का सवाल। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले, मतलब 100 साल पहले क्या हुआ था। वे सोचने लगी कि कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था, कैसे पता लगाएं। हम जानने के लिए कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुनते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही ये जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, ये कैसे जाना जा सकता है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन सा खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। तो ये देखिए, ये पृष्ठ 2 है, इसमें नर्मदा नदी कहाँ पर है पता लगाना है। तो ये देखिए, ये नर्मदा नदी है। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोग में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादकों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का अखेट मतलब जो शिकार भी करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और गिरधर पहाड़ियों का पता लगाओ। यह पहाड़ियाँ, ये देखिए, गिरधर और सुलेमान। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। अब उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। तो मानचित्र में देखेंगे,
ये है गारो पहाड़ी और ये है विंध्य पहाड़ी। यह कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। कृषि का विकास कहाँ हुआ? गारो और विंध्य पहाड़ी। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। तो सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया गया? तो विंध्य पहाड़ी। ये देखो, ये विंध्य पहाड़ी है, इसके उत्तर में चावल की खेती प्रारंभ हुई। तो ये बैरिया एमपी है और इसको याद कर लेना आप सभी। ये मानचित्र पूरा देख लीजिए अच्छे से। एक काबुल नदी, ये सुलेमान और किरधर पहाड़ी, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ये नदियां हैं। और ये ब्यास है, ये थार मरुस्थल, यमुना नदी, गंगा नदी, चंबल नदी, सोन नदी, नर्मदा नदी, सतपुड़ा पर्वत, और ये ताप्ती नदी, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा नदी। ये सब आपको देख लेना है वीडियो रोककर। अब इसी मानचित्र में सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करेंगे। तो ये देखो, ये सिंधु नदी तंत्र है। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। सबसे पहले 4700 वर्ष पूर्व सिंधु नदी तंत्र के आसपास और 2500 वर्ष पूर्व गंगा नदी के आसपास। गंगा नदी तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। ये देखिए, ये गंगा नदी है और इसकी ये सहायक नदी है सोन, जो मध्य प्रदेश से निकलती है और गंगा में मिल जाती है। गंगा के दक्षिण में इस नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। उपमहाद्वीप आ गया तो देखिए, मानचित्र में दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार, ये हो गए दक्षिण एशिया। और बाकी अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाया है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बंधे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। ये सारे जो देश हैं इनको मिलकर उपमहाद्वीप कहा जाता है, दक्षिणी एशिया को। एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियाँ तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी
सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थीं। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्रियों से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? एक बार फिर मानचित्र 1 को देखो तो अभी देखेंगे। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्र को पार कर सके। दोस्तों, आप यदि चाहते हैं कि आप कलेक्टर बने या यूपीएससी क्रैक करें तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उपमहाद्वीप के बारे में भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। ये देखो, फिर से देखेंगे। ये अरब सागर है, ये पहाड़ हैं, ये नदियाँ हैं, ये सब प्राकृतिक वातावरण ऐड करते हैं। इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडिज से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। एटलस मतलब नक्शा। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोज तथा इंदोज और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों ने के समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक 250 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो ईरान और यूनान जो देश थे, इन्होंने सिंधु के उत्तर में रहने वाले लोगों को इंडिया और भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वालों लोगों के लिए किया। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। तो दोस्तों, अगर आवाज़ आपको स्लो लग रही है तो आप इसकी स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी हुई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। पांडुलिपि मतलब हाथ से लिखी हुई।
अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैनु, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। ताड़पत्रों अर्थात हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से, ये देखिए, ये है पांडुलिपि। ऐसी होती थी पांडुलिपि, ये देखिए। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गईं। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविता तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर, धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते हैं ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के लेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। क्या आप बता सकते हैं कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने से क्या क्या कठिनाई आती हैं, ये आपको बताना है। ये देखो, ये है ताम्रपत्र का होगा या कोई से धातु के, उस पे ये लेख किया गया है। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान, ये अभिलेख जो है अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगे। इसी क्लास 6 के अध्याय 7 में हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियों, अक्षरों अथवा संकेतकों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामाइक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी हैं और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाते थे। पुरातत्वविद किसे कहते थे? जो ऐसी पांडुलिपियों आदि का अध्ययन करते थे। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे। ये जो शॉर्ट में लिखा रहता है इसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि इसमें ही मेन पॉइंट लिखे रहते हैं। बाएं, तो अपने हाथ का बायां किधर है?
इधर और ये दायां बाएं। एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का। ये देखो, इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्के, यह सिक्के कैसे भिन्न हैं? तो भिन्न हैं ये देखो, और आज के सिक्के देखो आप। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। कौन? पुरातत्वविद। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। ये सब पता कौन ने लगाया? पुरातत्वविद ने। क्या पुरातत्वविद को बंधुआ कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? जानते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रास्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब मुख्य स्रोत क्या है? ये सब इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार किसे कहते हैं? जो अतीत का अध्ययन करते हैं और वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, उन्हें पुरातत्वविद। स्रोत के प्राप्त होने के अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया जाता है गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए एक अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियों पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं आज भी। इसके विपरीत शहर में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्तियों के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह लोग अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। जो पुरातत्वविद अतीत के बारे में जानना बहुत कुछ शेष है। तिथियों का मतलब, तिथि कहाँ से आई, क्या हुआ, ये सब। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद
उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की ये गणना ईसाई धर्म, ये जो हम कैलेंडर देखते हैं ये ईसाई धर्म का है, प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। तो 2000 को हम आरंभिक बिंदु मानेंगे। अब इससे पहले या बाद का उल्लेख करेंगे। इतिहास की तिथियां। अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD, हिंदी में ईसा लिख पाते हो। यह इनो डार्विनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी ED की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग समान हो गया। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। ये जो कैलेंडर है इसका कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है। पृष्ठ क्रमांक 3 पर 2 तिथियां हैं, उनका पता लगाओ। इनके लिए तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग करोगी। तो ये तिथि जो दी थी 4700 और 2500, ये जो तिथि है इसमें हम क्या लिखेंगे, बिफोर क्राइस्ट, BC और ये सब BC, ये AD, ये क्या लिखोगे, क्या प्रयोग करोगे, उनके लिए ये आपको बताना है। और दोस्तों कल्पना करो तुम्हें एक पुरातत्वविद का साक्षात्कार लेना है। तुम उन 5 प्रश्नों की एक सूची तैयार करो जिन्हें तुम पुरातत्वविदों से पूछना चाहोगे। ये तो आपके माइंड का खेल है दोस्तों। और आज के जो क्लास के उपयोगी शब्द हैं वे ये हैं: यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहासकार, स्रोत, अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना। आओ याद करें, ये सब आपको याद करना है, इनको सुमेल करना है, कौन क्या कहाँ है, ये सब जो हमने अभी तक पढ़ा है। आओ चर्चा करें, ये सब आपको करना है अभ्यास। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में बताना। जय श्री राम, भारत माता की जय।